नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आज का नया सेशन लेकर के, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन और सबसे पहले लेते हैं झूम खेती को। यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित बनेगा और बन भी रहा है। झूम खेती को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको पामलाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट झारखंड में इसको जो है कुरवा के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका वालरे और वात्रे कहाँ इसको कहा जाता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। नेक्स्ट बेवर और डहेरिया दीपा, ये आपका मध्य प्रदेश में बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जारा और इरका, ये आपका दक्षिणी राज्य में कहा जाता है। बत्रा इसको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। पोडू इसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। और कुमारी इसे केरल के पश्चिमी घाट पर कहा जाता है। और कमान इसको उड़ीसा में कहा जाता है। ये देखिए पोडू, ये आपका पूछा गया है अभी, आंध्र प्रदेश वाला पूछा गया आपकी परीक्षा, ये मध्य प्रदेश वाला पूछा गया कि बेवर, ये कि आंध्र प्रदेश में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बेवर कहा जाता है। तो ये भी आपका हाल ही में पूछा गया परीक्षा में। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो असम, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मणिपुर में इसको क्या कहा जाता है? पामलाव कहा जाता है। तो असम, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलाव के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कोरबा के नाम से जाना जाता है। वालरे और वात्रे के नाम से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जाना जाता है। बेवर और दहरिया दीपा, ये मध्य प्रदेश में इसको जाना जाता है। जारका और एरका के नाम से दक्षिणी राज्य में जाना जाता है। बत्रा के नाम से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जाना जाता है। और पोडू या पाडू के नाम से जो है इसे आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। कुमारी के नाम से इसे केरल के पश्चिमी तट पर जाना जाता है। और कमान के नाम से ओडिशा में जाना जाता है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और झूम खेती का दूसरा नाम क्या होता है? स्थानांतरित खेती होता है। स्थानांतरित खेती क्या होता है? स्थानांतरित खेती होता है, ध्यान रखिएगा। स्थानांतरित खेती होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं झूम खेती को? इसको बोलते हैं स्थानांतरित खेती। तो इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में बता देते हैं आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से प्रश्न आपसे बन जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है? तो ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पीछे हमने आपको जैसे बताएं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है मुख्यतः। हमने आपको बताई असम, मिज़ोरम, नागालैंड आदि जगह पर यह खेती की जाती है। तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है? तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश में, नहीं मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में पूछा गया है। पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं? पूछा गया था मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था बेवर, झुम्मिंग, रियाद। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया, तो आपका राइट आंसर उसमें क्या था? आपका राइट आंसर था बेवर। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहा जाता है। ये अभी आपकी परीक्षा में जो सीटेट परीक्षा हुई है 28-29 दिसंबर को, उसमें पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की भू प्रपटि पर दूसरा सबसे मात्रा में पाया जाने वाला प्रचुर तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन, ऑप्शन 3 सिलिकॉन, ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। तो बताइए पृथ्वी की भू प्रपटि पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में। बताइएगा। पहला सभी जानते हैं शायद, ऑक्सीजन है। पहला ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, पहला नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है। क्या पूछा है? दूसरा पूछा है। तो दूसरा कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है पृथ्वी की भू प्रपटि पर। बता देते हैं इसके बारे में डिटेल से आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए पृथ्वी की भू प्रपटि पर तत्वों की प्रचुरता, इस प्रकार से पाए जाते हैं तत्व। देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, एक प्रश्न बनता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, मैंने आपको पीछे बताया है कि 46.1% पाया जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? सिलिकॉन। कितना है? 28.2% पाया जाता है। अगर तीसरे नंबर पर पूछा जाए तो एल्युमिनियम है, यह 8.23% पाया जाता है। अगला पूछा जाए तो लोहा है, 5.63% पाया जाता है। और नेक्स्ट कैल्शियम कितना पाया जाता है? 4.15%। पूछा जाए हाइड्रोजन तो 0.140%। और कार्बन पूछा जाए तो 0.0200%। अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या ये आपका यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, 26 होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की भू प्रपटि पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। और आपसे पूछा गया था प्रश्न, ऑक्सीजन है सबसे मात्रा में 46.1%। और परमाणु संख्या इसकी 8 होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दूसरा, तो दूसरा है सिलिकॉन। कितनी होती है? 28.2% होती है और इसका परमाणु संख्या 14 है। नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम, ये 8.23% पाया जाता है, इसका परमाणु संख्या 13 है। और नेक्स्ट लोहा 5.63%, इसका परमाणु संख्या कितना है? 26 है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम पाया जाता है, 4.15% पाया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 20 है। हाइड्रोजन 0.140% पाया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 1 है। कार्बन 0.0200% पाया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में किसकी अधिकता है, मतलब कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है। दूसरा पूछा गया तो सिलिकॉन है। हो सकता है तीसरा पूछ ले, या हो सकता है सबसे कम पृथ्वी की भू प्रपटि पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी टेबल, ये सारी लिस्ट आपकी प्रचुर तत्वों की आपके सामने है। इसको आप एक बार रिकॉल कर लेना, 2 बार रिकॉल कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल के किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल के किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 बुध और शुक्र का, शुक्र और मंगल का, बुध और नेपच्यून का, शुक्र और नेपच्यून का। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बुध और शुक्र। बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट, बता देते हैं विस्तार से इसके बारे में भी आपको, उपग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं ग्रहों के बारे में, ग्रहों के उपग्रहों के बारे में। तो आप जानते ही हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये ग्रहों के रैंक दी गई हैं और ये ग्रहों के नाम दिए गए हैं और ये प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या दी गई है। तो यहाँ देख लीजिए, नंबर 1 पे बृहस्पति है। कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं इसके? 79 है। इसमें 53 आपके स्थायी हैं और 26 अस्थायी हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है शनि। नेक्स्ट आपको दिया गया नंबर 2 पे शनि। शनि के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 82 हैं और 53 स्थायी हैं और 29 अस्थायी हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो किसके हैं? शनि के हैं, शनि के हैं। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। किसके हैं? बृहस्पति के हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे अरुण है। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट नंबर पे है नेपच्यून, इसके कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। नेक्स्ट नंबर मंगल, इसके 2 उपग्रह हैं। धरती यानी कि इसको पृथ्वी या धरती, इसके कितना? 1 उपग्रह है। नेक्स्ट आपका शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और नंबर 8 बुध, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यही प्रश्न में पूछा गया था। तो बुध और शुक्र का, बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नंबर 1 पे बृहस्पति, इसके 79 उपग्रह हैं। कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। 53 स्थायी हैं और 26 अस्थायी हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि बृहस्पति के स्थायी ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 53 है और अस्थायी 26 है। ऐसे ही शनि है, शनि में टोटल 82 हैं, 53 स्थायी हैं और 29 अस्थायी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। अरुण के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 27। नेपच्यून के कितने हैं? 14 हैं। मंगल के कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस जिनको बोला जाता है, फोबोस और डिमोस इसके होते हैं, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट पृथ्वी का 1 है, बुध और शुक्र का कोई नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह पिंड। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है हर बार, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आंतरिक ग्रह क्या है? तो आंतरिक ग्रह अथवा इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह यानी कि इनर और टेरेस्ट्रियल, इनको आंतरिक ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के सदृश होने से इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से हैं ये? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, और ये सूर्य के निकट है। नेक्स्ट है आपका बाह्य ग्रह अथवा बृहस्पति ग्रह। इनको बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह भी बोला जाता है। ये कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा बनता है आपसे। ये जो 4 ग्रह आपको दिए गए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न बन जाता है कि सौरमंडल का पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है या है। एक दिया जाएगा, 3 मान लो, एक दे दिया आपका बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा वरुण और चौथा यहाँ से दे दिया बुध। तो पूछ लेगा सौरमंडल का पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बुध। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इसी में याद हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा जाता है? आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। और नेक्स्ट आपका अगर वाया ग्रह या बृहस्पति ग्रह पूछा जाए आपसे, तो बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और यह ध्यान रखिएगा, ये ग्रह सूर्य से दूर हैं। यहाँ से भी प्रश्न मिल जाता है कि सूर्य से दूर का ग्रह कौन सा है या सूर्य से निकट का ग्रह कौन सा है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे, 1 मिनट रुकिए, लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ग्रहों के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। क्या है ये आपके लिए? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपसे बनता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो क्या होता है? पूछ लेता है कि सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण को यूरेनस भी कहा जाता है, और वरुण, नेपच्यून।
वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देता है एग्जामिनर। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगर पूछा जाए बढ़ते क्रम में तो बुध, मंगल, पृथ्वी, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति, अरुण और शनि। तो देखिए वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, तो यहाँ वरुण ना देकर के नेपच्यून दे दिया तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। अगर पूछा जाए घटते क्रम में तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरह से हो जाएगा। और परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट आपका घूर्णन के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अगर घटते में पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, बृहस्पति और अरुण, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयारी कीजिए अपनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, बुध है। नेक्स्ट सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण, जिसको नेपच्यून भी कहा जाता है। नेक्स्ट सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है, शनि है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे अधिक परिक्रमा वेग वाला ग्रह नेपच्यून। नेक्स्ट सबसे कम परिक्रमा वेग वाला ग्रह बुध। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक घूर्णन वेग वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र। सबसे कम घूर्णन वेग वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्य से सबसे नज़दीक पूछा जाए तो बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक पूछा जाए तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर पूछा जाए तो वरुण है। सूर्य से सबसे दूर पूछा जाता है वरुण है। ये देखिए यहाँ आपसे पूछा जाए सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला शनि है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक परिक्रमा वेग वाला ग्रह नेपच्यून है। सबसे कम परिक्रमा वेग वाला ग्रह बुध है। सबसे अधिक घूर्णन वाला ग्रह शुक्र है और सबसे कम घूर्णन वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। और सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण है। तो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब थोड़ी चर्चा निश्चित तौर पर बनता है ग्रहण। तो ग्रहण कैसे कहते हैं, जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे पिंड के प्रकाश मार्ग में आकर प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है तो इसे तो क्या कहा जाता है, ग्रहण कहा जाता है। जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे पिंड के प्रकाश मार्ग में आकर प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है तो इस स्थिति को ग्रहण कहा जाता है। अब ग्रहण क्या होता है, देखिए आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। देखिए ये यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है और ये बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया है। तो क्या हुआ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। और अधिक अवधि, इसकी अधिकतम अवधि 7 घंटे 40 सेकंड की होती है। कितनी होती है, 7 घंटे 40 सेकंड की होती है। अब यहाँ देख लेते हैं आपका सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में क्या है आपका, चंद्र ग्रहण में क्या है आपका, क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गई है तो क्या हुआ, यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया है। तो ये कब होता है, ये होता है पूर्णिमा को। कब होता है,
पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। अधिकतम वर्ष में यह घटना 3 बार होती है। कितनी होती है? अधिकतम वर्ष में यह घटना 3 बार होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सौर ग्रहण क्या है? ग्रहण जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे पिंड के प्रकाश मार्ग में आकर उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? यह सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा का होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा का होता है। तो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपसे अगली क्लास में। उम्मीद है कि आप सब अपनी स्टडी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।